हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की क्लास में हम बात करेंगे 6th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो हमारा 3rd चैप्टर है, आरंभिक नगर हड़प्पा की कहानी, उसके बारे में। इस चैप्टर की ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हड़प्पा है किस तरह से उसकी खुदाई के अवशेष मिले। हमें जो है वहाँ के नगर योजना है उसके बारे में पता लगा कि एक सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। दो तरह के वहाँ पर जो हमें नगर थे वो देखने को मिले। एक पश्चिमी नगर था जिसे दुर्ग कहा जाता है, एक जो है पूर्वी था उसको निचला नगर कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि हड़प्पा के जो लोग थे वो व्यापार भी करते थे, दूसरे देशों से सामान भी मंगवाते थे। उनके जो है उद्योग भी थे, तरह तरह के शिल्पकार जो थे वो अलग अलग चीज़ें बनाते थे। तो उनके लिए जो है वो कच्चा माल जो है वो कहाँ से लाते थे, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल जो है उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उत्पाद करते हैं। मतलब कच्चा माल क्या होता है कि भाई या तो हमें प्राकृतिक रूप से मिल गया, मान लो ज़मीन के नीचे हमने खुदाई की, हमें कोई खनिज पदार्थ लोह तत्व मिल गए, या जो पेट्रोलियम हमें मिलता है जिससे हम फिर बाद में उसको प्यूरिफाई करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, तो वो भी एक कच्चा माल है। या फिर जो किसान उगाता है, किसान क्या है, कपास उगाएगा तो उससे हम कपड़ा बनाते हैं। या फिर और जो है रेशा, कोई पटसन का रेशा उगाता है उससे हम बोरी टाट जो है दरी वो बनाते हैं। या फिर पशुपालक जो है उनसे कच्चा माल मिलता है, मान लो पशुओं से हमें दूध मिला, दूध से हमने मिठाई बनाई तो वो दूध हमारे लिए क्या हो गया, कच्चा माल हो गया, उससे हमने खोआ बना लिया। तो इस तरह से जो कच्चा माल है वो लोग जो है वो कहाँ से लाते थे, कहाँ से प्राप्त करते थे। जैसे लकड़ी या धातु के आयसक हैं वो प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाते हैं, फिर हम इनसे जो है कई तरह की चीज़ें बनाते हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहेंगे। देखिए जो कपास किसान ने उगाई अपने खेतों में वो हमारे लिए क्या है, एक कच्चा माल है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उससे माल तैयार करेंगे, मतलब कपड़ा बनाएंगे उससे, जिससे बाद में क्या है कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई जो है कई चीज़ें मिली, उसमें जो है तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जो वो दूर दूर से आयात करते थे। अब हमें उन्हें उनके जो है आयात करने का, व्यापार करने के जो बातें जो है साक्ष्य में मिले हैं, तो वो जो है दूर दूर से भी मंगवाते थे, जिनमें तांबा था, सोना था, चांदी था, या फिर बहुमूल्य पत्थर थे। अब ये जो है तांबे की चीज़ें जो बनाते थे, तो ये तांबा कहाँ से लेकर आते थे, कहाँ से आयात करते थे, राजस्थान से। और राजस्थान आपको नहीं पता तो देख लीजिए इंडिया के मैप में, जो भी रेड कलर में आप एरिया देख रहे हो ये कौन कौन सी जगह है, हमारा राजस्थान। तो यहाँ से क्या लाते थे ये लोग, तांबा। अब यहाँ तक कि ये लोग पश्चिमी एशियाई देश जो हैं, ओमान में भी तांबे का आयात करते थे। एक तो हमने देखा कि राजस्थान से ये लोग तांबा लेके आ रहे हैं, तांबा खेतड़ी प्रदेश है जो राजस्थान में। दूसरी जगह जो है वो अरब प्रदेश, देखिए ये यहाँ पर जो है ये एरिया, यहाँ पर बहुत सारे जो है अरब प्रदेश हैं, अलग अलग जगह उनको अरब प्रदेश बोला जाता है। तो यहाँ पर एक जगह है ओमान, यहाँ पर आप रेड कलर में जो भी जगह देख रहे हैं ये पॉइंट, इधर हमारा एक देश है ओमान, यहाँ से भी ये तांबा लाते थे। देखिए यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता हमारी, इधर, क्योंकि ये हमारा इंडिया है, इधर जो है पाकिस्तान का एरिया है, तो यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये लोग समुद्र के रास्ते भी जाते होंगे या फिर ज़मीनी रास्ते से जो ये लोग व्यापार करते थे, तो यहाँ ओमान से भी ये लोग तांबा लाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु थी वो टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। अब देखिए तांबे और जो है टिन, उसको मिलाकर धातु बनती है, वो कौन सी धातु बनती है, कांसा। अब कांसा बनाना है तो तांबा तो ये लोग ले आए राजस्थान से, ओमान से, लेकिन टिन की अगर हमें ज़रूरत है तो वो कहाँ से लाएंगे, ये लोग लाते थे टिन ईरान से और अफ़गानिस्तान से। मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये जो है ये सारा एरिया जो है पाकिस्तान का है। इसके ऊपर आप चलोगे तो ये है अफ़गानिस्तान, और इधर आप देखोगे तो ये है ईरान। देखिए हिस्ट्री आपको अगर इंटरेस्टिंग बनानी है, आपको अच्छे से लर्न करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैप का जो है इमेजेस का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मैप से आप कोई भी चीज़ देखोगे तो वो जो है आपको अच्छे से जल्दी से लर्न हो जाती है। तो आप देखो कि ये जो टिन है वो कहाँ से ला रहे हैं, ये
अफ़गानिस्तान से और ईरान से। अब सोना भी ये लोग कहाँ से मंगवाते थे? सोने का आयात करते थे ये आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य जो पत्थर हैं उनका आयात करते थे गुजरात, ईरान, पाकिस्तान से। देखिए गुजरात, ये गुजरात है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है और ये ईरान है। तो ये जो बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे वो गुजरात से भी मंगवाते थे, ईरान से भी और अफ़गानिस्तान से। और सोने की जो खुदाई की जाती थी, सोने की जो वो खाने थी वो कहाँ थी? वो थी कर्नाटका में। तो ये लोग सोना मंगवाते थे कर्नाटक से। अब नहरों में जो नगरों में जो रहने वाले लोग थे उनको भोजन जो है वो कैसे मिलता था, किस तरह से वो अपने खाने का इंतज़ाम करते थे? क्यों? क्योंकि जो नगरों में रहने वाले लोग हैं वो तो खेती नहीं करते। खेती कौन करता है? ज़्यादातर गांव में रहने वाले लोग करते हैं। तो जो लोग हैं वो नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। हम हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं एक नगरीय सभ्यता के नाम से। ज़्यादातर वहाँ पर जो है नगर थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो गांव में भी रहते थे। वो जो है इस तरह की खेती और इस तरह का काम करते थे, अनाज उगाते थे। वो क्या करते थे? गांव के लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। अब जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, और चरवाहे, चरवाहे मतलब जो लोग पशु पालते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, उनको बोलते हैं चरवाहे। तो ये लोग क्या करते थे? ये शहरों तक जो है सामान भिजवाते थे खाने का, चाहे वो अनाज है, दूध है या इस तरह की चीज़ें हैं। वो शासकों मतलब राजाओं, लेखकों, दस्तकारों मतलब जो भी कारीगर हैं उनके लिए सामान खाने का भिजवाते थे ये लोग। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। अब ये किस किस चीज़ की खेती करते थे, उसमें कौन कौन सी फसलें हैं? एक है जौ, दाल है, मटर है, धान है, तिल है और सरसों है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। उस समय में भी ये लोग जो है खेती करने के लिए, जुताई करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम अब देखें तो हमारे जो हल हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वो लोहे से बनाए जाते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के समय के जो हल हैं वो अब नहीं बच पाए। क्यों? क्योंकि वो लोहे के नहीं बनाए गए थे। क्योंकि मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। लोहा उस समय में उनको नहीं पता था, लोहा नहीं मिला था। तो जो हल उन्होंने बनाए वो बनाए थे लकड़ी के। अब इतने सालों तक लकड़ी की कोई चीज़ है वो ज़मीन में अगर दबी पड़ी है तो वो क्या होगी? टाइम के साथ वो जो है नष्ट हो जाती है, उसके अवशेष हमें नहीं मिले। अब हमें कैसे पता लगा? लेकिन देखिए अवशेष हमें हल के नहीं मिले, फिर भी हमने ये जो है सोचा कि भाई ये लोग जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, क्योंकि उनके हल के आकार के हमें छोटे खिलौने मिले हैं। जैसे बच्चों को खेलने के लिए जो खिलौने बनाए जाते हैं उनमें हल के जो शेप होती है उसके खिलौने मिले। तब हमने ये सोचा कि हाँ ये लोग हल का प्रयोग भी करते थे। अब जो ये जगह थी इसमें क्या था कि बारिश कम होती है तो सिंचाई भी करनी पड़ेगी खेतों में। तो सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे। उसमें क्या था कि पानी का संचय किया जाता था, मतलब पानी को इकट्ठा करके रखते थे ये लोग और ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई की जाती थी। अब जो है वो संचय कैसे करेंगे? या तो बड़े बड़े तालाब हैं उनमें जो है ये लोग पानी स्टोर करते थे। तो इस तरह से ये अपने फसलों की जो है सिंचाई करते थे। हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। अब जो ये जानवर जो ये लोग पालते थे उनमें गाय थी, भैंस थी, भेड़ थी और बकरी थी। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। जो इनकी बस्तियां थी उनके आसपास जो है तालाब थे जिनमें ये लोग अपने जानवरों के लिए या खेतों के लिए पानी स्टोर करके रखते थे। और चरागाह थे जहाँ पर ये अपने जानवरों को चराने के लिए जाते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। देखिए इनके जो बस्तियाँ हैं उनके आसपास तालाब भी हैं, चरागाह भी हैं जिनका ये प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सूखे का टाइम होता था, जिस समय में बारिश नहीं होती थी, तब अपने जानवरों के झुंडों को चुराने के लिए ये क्या करते थे? दूर दूर तक भी जाते थे। वह बेर जैसे जो है फसलों नहीं है ये फलों है को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। हमें कैसे पता लगा ये लोग शिकार करते थे?
क्योंकि हमें हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं उस समय में। गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर है उसका सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे हम। गुजरात कहाँ है पहले तो हम मैप में ये देखेंगे, ये जो एरिया है ये गुजरात का एरिया है। यहाँ पर जो कच्छ का इलाका, कच्छ का रण जो बोला जाता है गुजरात में, तो वहाँ पर एक नगर जो हमें मिला गुजरात में, वो कौन सा है? धोलावीरा। देखिए यहाँ पर जो आप रेड स्पॉट जो आप देख रहे हो ये है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। एक और साइट हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने नोटिस की थी गुजरात की, वो कौन सी थी? लोथल। और दूसरी अब हमें जो मिली है वो कौन सी है? धोलावीरा। लोथल अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ है लोथल और यहाँ है धोलावीरा। दोनों ही कहाँ पर हैं? ये गुजरात में। अब जो है यहाँ पर जो धोलावीरा है उसमें क्या था कि पानी साफ था, ज़मीन उपजाई थी। क्यों? क्योंकि समुद्र के बिल्कुल नज़दीक है ये जो एरिया है। तो जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहाँ धोलावीरा के जो नगर थे वे 3 भागों में विभक्त थे। हमने देखा था एक पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था। पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर था, दूसरा भाग जो है निचला नगर था। लेकिन धोलावीरा के जो नगर हैं वो 3 भागों में विभक्त है, मतलब 3 भागों में उनको बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब जो धोलावीरा के नगर हैं उनका क्या थी खास बात कि चारों ओर जो है पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब अंदर जाने के लिए क्या था? एक बड़ा सा प्रवेश द्वार जहां से एंट्री करते हैं। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, सार्वजनिक कार्यक्रम जहां पर आयोजित किया जाते थे। अब जो है एक जो धोलावीरा में हमें देखने को मिला, एक बड़ा सा खुला मैदान था जहाँ पर ये लोग क्या करते थे? सार्वजनिक कार्यक्रम। सार्वजनिक का मतलब होता है जहाँ सब लोग मिलकर कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई आयोजन जो है धार्मिक अनुष्ठान या कुछ भी जो है अपना कार्यक्रम करते होंगे तो उसको बोलते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में जो है खुदा हुआ पाया गया है। अब हमें यहाँ पर जो है पत्थर मिले हैं, उनके ऊपर जो है हड़प्पा जो लिपि थी। देखिए हड़प्पा की जो लिपि है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा जैसे हम लिखते हैं, ये हमने हिंदी में लिख रखा है, हम पढ़ सकते हैं नगर नगर। लेकिन इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? वो चित्रात्मक थी। मतलब इनकी लिपि में क्या थी? इमेजेस थी। ऐसे जो हमें अंक शब्द जो है देखने को नहीं मिलेंगे। तो इतना डिटेल में आपके 6th क्लास में नहीं है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो मैंने 12th क्लास की जो वीडियो बनाई है हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ और ज़्यादा डिटेल में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में मिलेगा। अभिलेखों का जो संभवतः लकड़ी में जोड़ा गया था, यहाँ एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो है वो मोहरों जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते थे। अब जो इनकी लिपि थी, जो ये लिखा हुआ मिला या छपा हुआ मिला, ये हमें ज़्यादातर कहाँ मिला? या तो पत्थरों पर मिला या लकड़ी पर मिला। इनकी जो मोहरें थी, ये जो मेन थी उस समय की, उसके ऊपर भी हमें क्या देखते हैं? छोटी छोटी मोहरें हैं, उनके ऊपर भी जो है जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। गुजरात के जो खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान है जहां पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। मैप में मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर देख लीजिए, यह है लोथल। यहाँ पर तो लोथल से भी जो है कच्चा माल मिलता था, वो क्या था? कीमती पत्थर। यह पत्थरों और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। लोथल में हमें एक और क्या चीज़ देखने को मिली? भंडार गृह। मतलब जहाँ पर ये लोग अपने अन्न की, अपने जो भी खाद्यान्न हैं उनके जो खाने की चीज़ें वो स्टोर करते थे। तो भंडार गृह के अवशेष हमें कहाँ मिले? लोथल में। हड़प्पा में भी मिले हैं उसके भंडार गृह के जो अवशेष है वो। इस भंडार गृह में कई और मोहल गीली मिट्टी के दबाने से बनी है। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः जो है मनके बनाने का काम होता था। अब जो लोथल है वहाँ पर हमें क्या मिला कि एक तो भंडार गृह मिला, मोहरें मिली हैं। मोहरें कैसे बनाई जाती थी? गीली मिट्टी होती थी, उसके ऊपर दबाकर कुछ भी जो है ये कोई भी इमेज जो है वो छाप देते थे, कोई भी चित्र जो है इस तरह से ये अपनी जो मोहरें हैं वो बनाते थे। अब इमारतें भी मिली हैं यहाँ पर, और मनके बनाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता था। मतलब ये यहाँ पर एक उद्योग स्थल आप कह सकते हैं मनके बनाने का, जहाँ काम किया जाता था। तो लोथल में ये हमें ऐसी इमारत भी देखने को मिली है।
पत्थर के टुकड़े, मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। तो लोथल में हमें पत्थर के टुकड़े मिले, मन के बनाने के उपकरण मिले हैं और तैयार मन के भी मिले हैं, इनके भी अवशेष मिले हैं, जिससे हमें ये पता लगा कि जो लोथल जो नगर था वहाँ ये सारे काम ये लोग करते थे। अब हम देखेंगे मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। इनकी जो मोहरें थी उनका जो है प्रयोग ये लोग किस लिए करते थे, किस तरह से वे मोहरें बनाई जाती थी, उनके ऊपर जो है कैसे चित्र मिले हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे हुए थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। देखिए ये मोहर का प्रयोग किस लिए करते थे। जब हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो व्यापार करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर सामान का लेन देन करते हैं। तो जब ये अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते थे तो जो थैला ये लोग भेजते थे जिसमें सामान होता था, ये क्या करते थे, उस थैले को जो है बांध कर उसके ऊपर जो है गीली मिट्टी लगा देते थे और गीली मिट्टी के ऊपर ये लगाते थे अपनी मोहर। आप नीचे जो है इस इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की इनके मोहरें थी। उसके ऊपर किसी न किसी जो है जानवर के या किसी न कोई अलग अलग आपको चित्र देखने को मिलेंगे। तो जब ये गीली मिट्टी पे चित्र जो ये मोहर है उसको जो लगाते थे उसके ऊपर छाप पड़ जाती थी, तो ये पता लग जाता था कि भाई ये मोहर है वो किसकी है, सामान किसने भेजा है। और अपने जो है सामान को जो है जहाँ पर पहुँचाना है वहाँ पहुँचने से पहले वो मोहर अगर सुरक्षित है तो ये लोग आइडिया लगाते थे कि भाई हाँ हमारा जो माल है, जो सामान है अंदर, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, किसी ने उसको बीच में नहीं खोला और जैसा भेजा था सामने वाले ने वैसे हम तक ये पहुंच गया है, मतलब ये सुरक्षित है। इस तरह से ये लोग जो मोहरें हैं इनका प्रयोग करते थे। इस तरह की इनकी मोहरें होती थी। इस तरह के जो चित्र इनके मोहरों पर हमें देखने को मिले हैं। एक श्रृंगी बैल के बारे में आप पढ़ोगे कि भाई बैल की जो इमेज है वो हमें इनके चित्र है वो इस सभ्यता की मोहरों पर मिली है। अब हम देखेंगे कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसका रहस्य क्या है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने घर छोड़ दिए, मोहरों बाटों का प्रयोग बंद कर दिया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया, सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, झुग्गीनुमा जो घर है वो बनाए जाने लगे। यह सब कुछ क्यों हुआ ये हमें नहीं पता। देखिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो एक बदलाव आया कि जो लोग थे उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, वहाँ से जो है वो चले गए अपने घर छोड़ के। जो भी वो काम करते थे, चाहे वो उनके उद्योग थे या दूसरी जगह से वो जो है माल मंगवाते थे, सामान बनाते थे, ये सारी एक्टिविटी उन लोगों ने बंद कर दी और वो अपने अपने घर जो है वो छोड़कर चले गए। अब वहाँ पर कोई नहीं है तो क्या होगा। इतनी अच्छी जो उनकी सुनियोजित नगर व्यवस्था थी वो जो है नष्ट हो गई और जो सड़कें थी उनके ऊपर जो है कचरे के ढेर बनने लग गए। उनकी जो जल निकासी प्रणाली थी, इतने अच्छे तरीके से जो नालियाँ वालियाँ बनाई गई थी वो सब नष्ट हो गई और घरों की जगह क्या है झुग्गीनुमा झोपड़ियाँ बनने लगी। क्यों? क्योंकि अब जो है क्या हुआ कि शायद वहाँ की जो परिस्थितियाँ वो रहने के अनुकूल नहीं थी। कुछ विद्वानों का कहना है कि शायद वो जो नदियाँ थी वो सूख गई होंगी, तो जब पानी नहीं है तो लोग वहाँ पर किसी भी एरिया में सरवाइव कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे। तो अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। इसका कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के चरागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए होंगे। देखिए हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि भाई एग्जैक्टली हाँ ऐसा हुआ था इसलिए ये सभ्यता नष्ट हो गई, बल्कि ये अनुमान लगाए गए कि भाई हो सकता है जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वहाँ पानी ना मिला हो, जंगल नष्ट हो गए हों वहाँ के आसपास के, या फिर हो सकता है कि भाई घास के मैदान थे जहाँ ये लोग अपने जो है मवेशी थे, अपने जानवर थे उनको चराते थे, वो ना बचे हों तो क्या होगा, फिर वो उनको अपनी जगह छोड़नी पड़े होंगी और वो वहाँ से कहीं और चले गए होंगे। कुछ इलाकों में हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो। इसके कारण स्पष्ट नहीं हो पाता कि अंत जो इस सभ्यता का वो कैसा हुआ। बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि भाई ये थोड़ी है कि भाई सारे एरिया में सूखा पड़ गया या फिर हर जगह पर ही बाढ़ आ गई। कुछ ही इलाकों में तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण जो है ख़त्म हो गया। जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है।
देखिए हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसका असर तो देखने को मिला कि सभ्यता जो थी वो नष्ट वहाँ पर हो गई। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ जो है वो उठ गई थी। सबसे पहले जो जगह हमें मिली देखने को हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही थी। तो पाकिस्तान में जो सिंध पंजाब की जो बस्तियां थी उस समय की, वो भी वहाँ पर से उठ गई। कई लोग पूर्व दक्षिण के इलाकों में नहीं और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। देखिए जब ये सभ्यता नष्ट हुई तो कुछ समय तक जो है वहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिला। उसके 1400 साल बाद जो है फिर से वहाँ पर नगर बसने लगे। अब जो है एटलस में हमने मिस्र ढूंढना है, तो मिस्र हमने ढूंढ लिया है। मिस्र या इजिप्ट जिसको बोलते हैं, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जो है हमारा पड़ता है मिस्र। यहाँ पर आप देख सकते हो इजिप्ट। आप 12th क्लास के जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी, वो थी मिस्र की सभ्यता। और यहाँ से मिस्र के साथ भी इन लोगों का व्यापार था, इसलिए इसके बारे में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। नील नदी, मिस्र कहाँ पर स्थित है? नील नदी के किनारे। अफ्रीका की जो ये नदी है, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। देखिए ज़्यादातर एरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, वो कैसा एरिया, वो रेगिस्तान का है। लगभग 5 साल पहले मिस्र, 5 नहीं है ये 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए दूर दूर तक सेनाएं भेजी। देखिए मिस्र के जो लोग थे वो भी दूर दूर से व्यापार करते थे। सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लेने के लिए अपनी सेनाएं भेजते थे दूर दूर। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जानते हैं। देखिए मिस्र के पिरामिड जो हैं वो विश्व विख्यात हैं, सब लोग इनके बारे में जानते हैं। बहुत ही बड़े बड़े ये पिरामिड हैं, इमेज में आप देख सकते हो। इस तरह से जो है इनके जो ये ट्रायंगल सी शेप है, ये इन्होंने पिरामिड बना रखे हैं। लेकिन पिरामिड का यूज़ क्या था, किस लिए ये लोग बनाते थे मिस्र के लोग? ये जो है राजाओं के मरने पर उनके शवों को, जब कोई राजा मर जाता था तो उनके शव को दफनाने के लिए क्या करते थे, पिरामिड बनाते थे। वहाँ पर जो है शव को रखते थे और इस शव को सुरक्षित रखते थे। मतलब इसको जो है जलाते नहीं थे या ज़मीन के नीचे जो है दबाते नहीं थे, उनको सुरक्षित रखते थे। और इन शवों को ये बोलते थे मम्मी। देखिए ये मम्मी नहीं है, मम्मी है, तो शवों को बोलते थे ये मम्मी। और उसके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें ये लोग दफनाते थे। बहुत सारी, ये सिर्फ ये नहीं है कि डेड बॉडी को ही वहाँ दफनाया, बहुत सारी चीज़ें और भी रखते थे ये लोग। उसमें क्या था, खाद्यान्न थे, मतलब खाने की चीज़ें थी, कपड़े थे, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र मतलब संगीत के जो यंत्र होते हैं, हथियार और जानवर शामिल है। बहुत सारी चीज़ें जो है ये लोग दफनाते थे पिरामिडों में, वहाँ पर डेड बॉडी के साथ। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। देखिए इनकी जो मान्यता वो कैसी है कि भाई मरने के बाद भी इनको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जो सामान भी रख रहे हैं। और कभी कभी क्या सोचते हैं कि भाई जो राजा अगर मर गया तो मरने के बाद भी उसको जो है नौकर चाकरों की जरूरत होगी, तो उनके सेवक सेविकाओं को भी ये लोग दफनाते थे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत जो है खर्च की जाती थी। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ पर भी जो शवों को दफनाते थे ये लोग, तो वहाँ पर भी ये कुछ चीज़ें रखते थे। लेकिन हड़प्पा के जो लोग थे वो बेसिक सी चीज़ें, मतलब बिल्कुल सिंपल, या तो बर्तन रख दिया या कोई हथियार, कोई औजार, इस तरह की चीज़ें वे लोग रखते थे, या फिर कोई बकरी जो है वो दफना दी। लेकिन मिस्र के पिरामिडों में तो देखिए हमें खाद्य जो गहने हैं, बर्तन हैं, मतलब जो भी खूब बहुमूल्य वस्तुएं ये लोग दफनाते थे। तो ये लोग जो है शवों को दफनाने की जो इनकी परंपरा थी उसमें बहुत सारा धन ये लोग खर्च करते थे। तो चैप्टर हमारा हो गया ये कंप्लीट। चैनल आपने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।